हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। तो चलिए हम देखते हैं आज पर्यावरण से संबंधी अति महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, या उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइटल है उसके नीचे उसके बाजू में जो डाउनवर्ड एरो है ना, उसको दबाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा लिंक। ठीक है, टेलीग्राम का, साथ ही अबाउट में भी जाकर टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाएं, सबका अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारा नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, एक दो चीज़ें जो बोलने में ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उसको सुधार लिया कीजिए कृपया, है ना। जैसे कि एक जगह मैं पेपर सॉल्व कराते समय गलती से अल्फ़ा बीटा और गामा जो अग्नाशय के लिए बोल दिया था, है ना। तो कोशिका नहीं होता, केवल अल्फ़ा और बीटा होता है ना। गामा गलती से बोल दिया हो तो उसको सुधार लेंगे। ऐसा कुछ एक दो जगह जो गलतियाँ हो जाती है उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा लंबा बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ में नहीं समझ आता, अगर आप व्हाइट बोर्ड में बोलेंगे तो व्हाइट बोर्ड में मैं बनाऊंगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड में ऐसा है कि 2 दिन में एक ही वीडियो डल पाएगा। व्हाइट बोर्ड में एडिट करने में बहुत समय लगता है। पीडीएफ इसलिए आसान होता है क्योंकि पीडीएफ में जल्दी जल्दी बन जाता है। ठीक है, और पीडीएफ में कम समय में ज़्यादा कंटेंट भी मैं कवर करा सकता हूँ। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं बताऊँगा। अगर आप व्हाइट बोर्ड में बोलेंगे तो व्हाइट बोर्ड में बता सकता हूँ मैं, ठीक है, अलग से लिख के। ठीक है, लेकिन अगर आप पीडीएफ में बोल रहे हैं तो पीडीएफ में ज़्यादा आसान पड़ता है, मेरे हिसाब से आसानी भी होती है और समय का अभाव भी है। अभी समय कम है तो आपको मेरे हिसाब से पीडीएफ में ज़्यादा अच्छा उचित रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अंत तक देखें वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं, इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, अलग से। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं। IUCN मतलब क्या होता है, देखिए IUCN क्या चीज़ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, नेचर। IUCN का फुल फॉर्म है विश्व का सबसे पुराना, सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई। यह वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते थे, अभी इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है, IUCN कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, जो जेनेवा के निकट है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं। IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, जिसको NGOs कहते हैं, ठीक है, दोनों सदस्य होते हैं। इसमें लगभग 200 से ज़्यादा सरकारी संगठन और लगभग 1000 से ज़्यादा गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य हैं और इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने के लिए से रोकने एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य उद्देश्य है। क्या करना? पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से, नेचुरल हैबिटेट को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए यह संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इसको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में इसी के बारे में बताया हूँ। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है, जिसमें संकटग्रस्त, जिसमें 8 श्रेणियों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ जो कि संकटग्रस्त है या संकट के करीब, उनके नाम दिया गया, उसको पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये भी सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, जो 1961 में स्विट्जरलैंड के, ठीक है, मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित हुआ था। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में यह गठित किया गया था 1961 में। गैर सरकारी संगठन है WWF। यह विश्व का सबसे स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, सबसे स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। इसका स्लोगन है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है? फॉर अ लिविंग प्लैनेट इसका स्लोगन है। ठीक है, एक बात और, जो CGPSC पिछले रेंजर के पेपर में पूछा गया था कि जो WWF है ना, उसका प्रतीक क्या है? ठीक है, तो उसका प्रतीक है जाइंट पांडा, बड़ा पांडा। उसमें लाल पांडा को पहले आंसर ले लिया गया था, फिर बाद में इसको इनमें से कोई नहीं करके इसको विलोपित कर दिया गया। हाँ, इनमें से कोई नहीं कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें आएगा जाइंट पांडा, मतलब बड़ा, जाइंट पांडा इसका, ठीक है, प्रतीक है।
देखिए जैसे इस आप देख पा रहे हैं पांडा है इसमें, तो जाइंट पांडा इसका प्रतीक है, जाइंट पांडा लिखा रहेगा तभी आप आंसर लगाएं, पुराना पेपर जरूर देखें। यह एक प्रकार का कोष है जिसमें आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है, जबकि बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड पूरा करते हैं। इस संगठन का कार्यालय विश्व के अधिकांश देशों में, भारत में भी WWF इंडिया कार्यरत है। वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फंड फॉर नेचर कार्यरत है। पहले इसका नाम क्या था, देखो बताता हूँ। 1986 के पहले इस संगठन का नाम वर्ल्ड वाइड फंड था। अभी क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया है। WWF ही है लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पूरा नाम हो गया 86 के बाद। 86 के पहले केवल इसको वर्ल्ड वाइड फंड कहा जाता था। इस संगठन का यह नाम अमेरिका और कनाडा में अभी भी प्रचलित है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड जो पुराना नाम था ना, वो अभी भी अमेरिका और कनाडा में प्रचलित है। अब देखते हैं हम यूनेप के बारे में, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनेप बोलते हैं, UNEP, ठीक है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनेप कहा जाता है। तो यूनेप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम, ठीक है, में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो मानव पर्यावरण पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेप का गठन किया, ठीक है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में, ये पूछता है, नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरण निरीक्षण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल तरीकों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि भाई मैं अलग अलग बुक्स के PDF से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग सभी बुक तो रखे नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सबके मेरे पास, लेकिन सभी बुक हैं, लगभग सभी बुक जो मार्केट में हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। इसलिए मैं जो कंटेंट जहाँ जिस बुक से अच्छा लगता है या जिस प्रोग्राम जिन चीज़ों से, या कभी कभी मैं अपना खुद का नोट्स बनाता हूँ, जैसे कि टेक्नोलॉजी का आप मेरे नोट्स देखे होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ये मत समझिए कि किसी बुक को उठा के कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहा हूँ तो वो ऐसा समझिए कि जिनके पास बुक्स नहीं है, है ना, या जिनके पास अभी क्योंकि अभी मार्केट में तो बुक अवेलेबल नहीं है, एक बार जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। हर प्रकार का बुक अवेलेबल नहीं है, कई सारे बुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उन ज़रूरतमंदों तक ये कम से कम पहुँच पा रहा है जिनकी इसको ज़रूरत है, ऐसा समझिए। निगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। कम से कम पढ़ ही रहा हूँ तो भलाई के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, निजी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ़ायदा होने के उद्देश्य से हर कोई व्यक्ति काम करता है, लेकिन अभी तक मेरे 2 साल हो गए मेरे को वीडियो बनाते हुए, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, ठीक है। 250 से ऊपर वीडियो है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में ना यूट्यूब में कमाई नहीं है जब तक आप खुद का ऐप ना बना लो। ये एकदम फैक्ट बात है। जैसे लोग अपना ऐप, खुद का ऐप डेवलप करके पढ़ा रहे हैं, उसमें चार्जेस लेके पढ़ा रहे हैं, उसी में ही कमाई है। यूट्यूब में केवल बड़े यूट्यूबर जिनके लाखों में, अर्थात मतलब करोड़ों में भी सब्सक्राइबर, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं का ही फ़ायदा होता है। 10,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख वाले का भी फ़ायदा नहीं होता है। जब तक आप वीडियो नहीं बनाओगे यूट्यूब आपको पैसा नहीं देता है। पैसा कब देगा, पैसा के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है। पैसा के लिए सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम होना चाहिए, आपका वीडियो 4000 घंटे चलने चाहिए, आपके वीडियो में 40,000 व्यू होने चाहिए, तो इसके बाद आपका $0.01 आता है, ठीक है। वो बहुत मुश्किल काम है। इतना चलने के बाद हर एक वीडियो कम से कम 20-20 हज़ार मिनट चलने के बाद आपका ले दे के $1 आता है, ठीक है। 20-20 हज़ार मिनट चलने के बाद, 1-1 लाख मिनट चलने के बाद, तो वो बहुत मुश्किल काम है। आप उस उद्देश्य से इसको ना देखें, ठीक है। ये सेवा भाव से ही जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊँगा। पूरा कोर्स की गारंटी मैं भी नहीं लेता हूँ, पूरा कोर्स मैं भी नहीं करा पाऊँगा, ये मैं अभी भी साफ कर देता हूँ। आप बाकी जगहों से भी पढ़िए, लेकिन इससे जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। मैं जितना हेल्प हो सकता है उतना ज़रूर करूँगा, ठीक है। पॉजिटिव वे में लेके पढ़ें। चलिए देखते हैं, और अच्छे से पढ़ें भाई, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, निराश मत होइए, नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। लगातार आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका गठन किया गया, उदाहरण के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC। अब यह IPCC क्या है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पैनल है, ठीक है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, CC, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC बोलते हैं। तो IPCC का गठन विश्व मौसम विकास संगठन WMO, अब ये WMO क्या है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनेप को मिलाकर ही किया गया था। देखो 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल जो IPCC का एक गठन किया गया था, जिसमें WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़ दिया गया और IPCC बनाया गया। ठीक है, इसी तरह वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा GEO, ठीक है, GEO का भी गठन किया गया। क्या है ये? वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा का भी क्रियान्वयन एजेंसी में यूनेप ही एक है। ठीक है, तो इसको भी गठन किसके द्वारा किया गया? यूनेप के द्वारा ही किया गया, या यूनेप इसमें एक सहभागी ऐसा कह सकते हैं। चलिए आप देखते हैं हम अगला जो क्वेश्चन हर बार आता है हर दूसरे साल के पेपर में। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। एकदम हर दूसरे पेपर में आपको दिखेगा, एक तो योग दिवस 21 जून वाला, एक तो 5 जून, ये दोनों मिलेगा और दोनों एक ही ऑप्शन पे रहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, तो यूनेप की पहल है, ये यूनेप के द्वारा ही तय किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ले लिया गया था। हालांकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में, एक साल बाद मनाया गया। ठीक है, 1973 में मनाया गया, तब से यह हर साल मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला जो संगठन उसके बारे में। वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड, ठीक है, एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको बोलते हैं साइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट में साइट्स। आपको साइट्स ही याद रखना है, बाकी इसका नाम हम कोई इशू नहीं है, इसके लिए नाम नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो साइट्स क्या है? 1960 के दशक से ही वन्य जीवों और पौधों के अनियमित और अवैध व्यापार से उत्पन्न हुए संकटों पर चर्चा प्रारंभ हुई, उसके लिए साइट्स का गठन किया गया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप 1963 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सम्मेलन में साइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया गया कि साइट्स होगा, बनाया जाएगा। तो 1963 में ये साइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 1973 में विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार के फलस्वरूप साइट्स अस्तित्व में आया। कब आया? 1973 में, जो कि 1975 में प्रभावी हुआ। जितने भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है सभी को कराऊंगा, वानिकी वाला भी इसमें कवर हो जाएगा आपका। इसे वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है, साइट्स के सम्मेलन को। साइट्स का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रशासन यूनेप के द्वारा ही, ठीक है, क्या किया जाता है? देखा जाता है। साइट्स का उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर रोक है। ये एक लाइन याद करना है, ये एक लाइन याद करना है, मुख्यालय कहाँ याद करना है, कब गठित हुआ याद करना है, बस सिंपल शब्दों में याद करना है। इसका शॉर्ट नोट भी बनाऊंगा मैं वीडियो, ठीक है, निश्चिंत रहें आप। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, इसके पहले पढ़ाया हम। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति, ठीक है, इंटरनेशनल, डबल P लिखा गया, गलती है ना, तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC होगा ना, एक वैश्विक संस्था है जिसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। मानव की जो गतिविधियां उससे जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है उनका मूल्यांकन कौन करेगा? IPCC करेगा, जो कि किसका? WMO और यूनेप का, ठीक है, WMO और यूनेप का संयुक्त रूप से मिलाकर बनाई गई संस्था है IPCC। इसको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब देखते हैं इस संस्था का गठन 1988 में संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के दोनों को मिलाकर ही किया गया। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। ठीक है, IPCC की पहली विस्तृत रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी, जबकि 2014 में इसकी 5वीं रिपोर्ट जारी की गई। कब? 2014 में जो इसकी 5वीं रिपोर्ट जारी की गई। अब देखते हैं अर्थ समिट के बारे में, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, पुराने पेपर में उठा के जरूर देखें, सिर्फ रेंजर ही नहीं अन्य PSC के पेपर भी उठा कर देखें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। इसके 20 साल बाद कब आएगा? 1992। तो 1992 जो है 20 साल बाद है, तभी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अर्थ समिट का आयोजन किया गया। वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था इसका आयोजन, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अर्थ समिट जो पहला था 1992 वाला, उसको रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन भी कहते हैं। हालांकि इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अनसीड है इसका नाम, क्या है? अनसीड, UNCED, इसका नाम क्या है? अनसीड, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं एजेंडा 21, इसको पूछ चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। इसमें संख्या 21 21वीं शताब्दी को दर्शाता है। यह सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एक कार्य योजना है, एक्शन प्लान है ये, जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। एक ढांचा प्रदान करता है कि कैसे कैसे कार्य होने चाहिए विश्व के, वर्ल्ड के सभी देशों में। ठीक है, इसमें 21वीं शताब्दी को दर्शाता है। अब देखते हैं जैव विविधता पर सम्मेलन, CBD जिसको बोलते हैं। CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे पहले होते हैं। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो 29 जनवरी सन 2000 को जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के पक्षकार देशों में कोलंबिया के कार्टाजेना नामक स्थान पर एक पूरक समझौता, मतलब पहले जो हो चुका था सप्लीमेंट्री, उसके बाद और, तो उसको बोलते हैं पूरक समझौता किया, जो जैव सुरक्षा का एक पूरक समझौता कहलाया। 11 दिसंबर सन 2003 को यह समझौता प्रभावी हुआ। 29 जनवरी को किया गया, 2003 को यह प्रभावी हुआ। आधुनिक जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी हानि से, ठीक है, बचाना भी इसका उद्देश्य है। यह प्रोटोकॉल विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव LMO मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO के आयात निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी मानक तय करता है ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये नोट। जो LMO है ना, जीवित संवर्धित जीव है, उसका सामान्य अर्थ में आनुवांशिक संवर्धित, ठीक है, जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको भी कहा जाता है, GMO भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव के आयात निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी मानक तय करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन LBD के पक्षकार देशों का 10वां सम्मेलन जापान के नगोया के आइची नामक स्थान पर 18 से 29 अक्टूबर 2010 के बीच आयोजित हुआ। ठीक है, कब? 18 से 29 अक्टूबर 2010 के बीच। सम्मेलन की समाप्ति की ऐतिहासिक नगोया प्रोटोकॉल जारी किया गया। आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाली लाभों के स्वस्थ एवं समान बंटवारे से संबंधित है। इसके लिए एक 10 वर्षीय लघु रणनीति बनाई गई और 2050 तक की अवधि के लिए कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए। 10 वर्षीय लघु रणनीति 2011 से लेकर 20 में जैव विविधता संरक्षण के लिए 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। मतलब इसमें 20 लक्ष्य तय किए गए जो सम्मिलित रूप से, ठीक है, आइची लक्ष्य कहलाए, क्योंकि आइची में हुआ था। इन 20 लक्ष्यों में 5 रणनीतियाँ शीर्षकों में विभाजित किया गया है। तो उन रणनीतियों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय लिया। कब? 2010 को। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद क्या निर्णय लिया गया, जो अभी CGPSC प्री में आया था लेटेस्ट 2019 में? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का दशक घोषित किया। इसको अभी CGPSC प्री में पूछा है 2019 के, जिसे इसी सम्मेलन नायोगा के तहत मंजूरी दी गई थी। याद रखें, है ना, पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। 22 मई को सन 2000 कब से मनाता है? 22 मई को ही जैव विविधता दिवस मनाता है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन बाकी जो देश हैं, बाकी जो अन्य देश हैं, वो 29 दिसंबर को मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993, ठीक है, 1993 में ये क्या हुआ था, अधिनियमित किया गया था, इसलिए 29 दिसंबर को मनाते हैं अधिकतर देश। बाकी जो देश, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ 22 मई को मनाता है, याद रखेंगे। पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बायोडाइवर्सिटी वाले 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अब देखते हैं जैव विविधता सम्मेलन 2012 हैदराबाद, 11 से 20 तक का हुआ और 10 में इसका घोषणा किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि जैव विविधता का दशक मनाएंगे। तो 2012 में जो पहला सम्मेलन होता है वो हैदराबाद में होता है, जैव विविधता सम्मेलन 2012 हैदराबाद। तो जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय संधि पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 11वां सम्मेलन 2012 में भारत के हैदराबाद शहर में हुआ, जो जैव विविधता पर घोषित संयुक्त राष्ट्र दशक से
दशक में पहला सम्मेलन था, मतलब जो दशक में पहला सम्मेलन, जो 11 से 20 का जो दशक घोषित किया गया, उसका पहला सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। यहाँ जैव विविधता सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। अब आते हैं रियो +5 क्या है के बारे में। तो रियो +5 क्या है? 1977 में राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एजेंडा 21 के 5 वर्षों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए, कब आया था एजेंडा 21? 1972 वाले में, ठीक है। तो 1977, 5 साल बाद, है ना। तो 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एजेंडा 25 के 5 वर्षों के क्रियान्वयन की समीक्षा कैसा चलाएं, उसकी समीक्षा के लिए विशेष सम्मेलन आयोजित किया, जिसको रियो +5 कहते हैं, ठीक है, 1977 में। अब देखते हैं रियो +10 क्या है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, ठीक है। तो इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। कब? 1972 के 20 साल के बाद, ठीक है। तो 1992 में जब सम्मेलन हुआ, उसमें 10 साल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? रियो +10। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 का, वो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो उसके 10 साल बाद जो 2002 में जो सम्मेलन हुआ, इसलिए इसको रियो +10 कहते हैं। रियो में हुए सम्मेलन के 10 साल बाद का सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी दिया गया है। क्या दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अर्थ समिट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अर्थ समिट कहा गया है, ठीक है। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी इसे दिया गया है, याद रखना, ये सभी आता है। इस सम्मेलन में एजेंडा 25 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया, कि एजेंडा 25 जो बनाया गया था 72 में, उसको फिर से दोहराया गया 10 साल बाद। इसके अलावा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते को भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अब आते हैं रियो +20 के बारे में। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, उसके 20 साल बाद के सम्मेलन, मतलब 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें अगर 20 साल जोड़ोगे तो आपका आता है 2012। क्या आता है आपका? 2012। 10 साल बाद में 2002 +10 और 20 साल बाद में 2012, इसलिए रियो +20 कहलाता है। ये भी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, वो भी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। 1992 में ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्षों बाद रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को हम रियो +20 कहते हैं, 1912 के सम्मेलन को, ठीक है। इसमें क्या हुआ? विश्व के नेताओं के साथ साथ निजी क्षेत्र को, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों को भाग लिया गया इसमें, या भाग दिया गया इसमें, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्य के तहत 17 नए लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने? 17 नए लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है, बस ये वाला SDG 2030। अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको MDG बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, इसका स्थान विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने ले लिया। अब ये नाम ना होकर ये हो गया, इसने ले लिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य 15 सालों में गरीबी और भूख को समाप्त करना है, ठीक है, और लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसमें 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा में अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 तक का एजेंडा को अंगीकार किया, स्वीकृत किया, मान के चलिए, ठीक है, या अपनाया। इसमें अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 17 लक्ष्य को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, 17 लक्ष्य जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। REDD+ क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इसको बोलते हैं REDD में। ये क्या कैसे शामिल है ये देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब यूनिसेफ, ठीक है, सॉरी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCC, यूनिसेफ बोल डाला था गलती से, UNFCC है ना। तो कुछ गलतियां हो जाती है, उसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो बाकी मैं इसको सुधार भी दे रहा हूँ मैं, कि सदस्य देशों द्वारा विकसित एक तंत्र है, मैकेनिज्म है ये REDD+। क्या? REDD+, जो कि विकासशील देशों को वनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है। कौन? REDD+। मोटे तौर पर हम REDD+ को इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि किसी विकासशील देश अपने वनों का बेहतर प्रबंधन और वन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे
तो विश्व की औसत जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपटने में मदद मिलेगी। इसके लिए सहायता करता है ये, ठीक है। इसके लिए उन्हें विभिन्न विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी। ये कौन तय करता है? REDD+ तय करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम, ठीक है, UNREDD प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन REDD प्रोग्राम क्या है? संयुक्त राष्ट्र का REDD प्रोग्राम जो है ना, इसका कार्यक्रम REDD+ कार्यक्रम के प्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित नहीं है, बल्कि यह UNDP, ठीक है, यूनेप और खाद्य व कृषि संगठन FAO का संयुक्त रूप से संचालित एक कार्यक्रम है। कौन? REDD, जो UNREDD है वो, ये अलग है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये बोल रहा है, इसको पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कि विकासशील देशों को REDD+ से मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने की क्षमता के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये कौन? REDD, ठीक है। इससे मिलने वाले सहायता के लिए तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा? REDD, UNREDD। अब देखते हैं टेरी। टेरी के बारे में एक वीडियो में पढ़ा हूँ, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। टेरी क्या है? टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी। टेरी की स्थापना 1974 में हुई। यह एक गैर लाभकारी शोध संस्था है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण तथा धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, को वास्तविकता में स्थापित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भारत की संस्था है टेरी, ठीक है। अब देखते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको BNHS कहते हैं, एक गैर सरकारी स्वतंत्र भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को मुंबई में हुई। कहाँ? मुंबई में की गई, ठीक है। 1883 को मुंबई में की गई। यह संस्था 8 प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू की गई। इसके प्रकृतिवादियों को अलग से वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ाया पूरा, उनके नाम कौन कौन पर्यावरण से संबंधित है। इसका क्वेश्चन पिछले रेंजर के पेपर में आया हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। शुरू की गई, जिसमें 2 भारतीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं डॉक्टर सखाराम अर्जुन थे, ठीक है। ऑनरेबल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था का कार्यक्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करना है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए, व्यक्तिगत मतलब स्वयं में, और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये ग्रीन पीस काम करता है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। 2 ही और बचा, फिर खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रीन क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? विकासशील देशों में हरित गृह गैसें के उत्सर्जन में कमी या रोकने हेतु जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों के प्रति सुमेध्य समाजों द्वारा अनुकूलता हेतु मदद करने के लिए 194 देशों की सरकारों द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब ये हरित गृह प्रभावों में जो उत्सर्जन हुए गैस है ना, उनको, ठीक है, कम करने, उनको रोकने के उपाय बताने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। सरल शब्दों में 194 देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो जो GEF है वो संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेह है, ठीक है, और UNFCCC के सिद्धांतों एवं प्रावधानों द्वारा निर्देशित है, इसी के सिद्धांतों को पालन करता है। यह 24 देशों द्वारा शासित या संचालित है, जिसमें विकासशील एवं विकसित देशों के समान संख्या में सदस्य शामिल हैं, ठीक है। अब देखते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल। तो जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है? जेनेवा प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि रासायनिक, केमिकल है ना, तथा जैविक हथियारों, बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। अभी जो बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए जो अभी जैसे कि कोरोना वायरस को माना जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यही काम करता है जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत, है ना। तो इस संधि पर 17 जून सन 1925 को जेनेवा में हस्ताक्षर हुए तथा 1928 में लागू हो गया। कब 28 हुआ? 1928 में। यह संधि रासायनिक तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है, लेकिन यह रासायनिक तथा जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण तथा स्थानांतरण पर खामोश है। बाद में अन्य संधियों में इन पक्षों का समावेश किया गया तथा 2 संधियां अस्तित्व में आई। कौन सी संधियां? जैविक हथियार संधि 1972 और रासायनिक हथियार संधि 1993। ये बाद में 2 अस्तित्व में आई, फिर इस पर भी रोक लगाया गया। जो बाकी जो बचे बिंदु थे उन पर भी रोक लगाया गया। अब देखते हैं मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना।
1987। यह समझौता ओजोन परत के संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। इसको पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में। इसके अंतर्गत ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, क्रमबद्ध रूप से कटौती करने का प्रावधान ताकि जीवन रक्षक ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है तथा 1 जनवरी 1989 को यह प्रभाव में आया। इस सम्मेलन के दौरान 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के निम्नलिखित प्रावधान है, जो CFC के जो है ना प्रभाव उसको कम करना है, मान के चलिए। अब आगे देखते हैं वियना कन्वेंशन। इस वीडियो का ये लास्ट है, वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है अलग अलग पक्षों के द्वारा। वियना सम्मेलन 1985 में सहमति बनी, ठीक है, तथा 1988 में प्रभावी हुआ। यह ओजोन परत के संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह ओजोन क्षरण के लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इसके इस्तेमाल को कम करने का प्रावधान करता है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, ठीक है। अब बाकी को बाद में पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा जानकारी मिल रही है आपको, तो लाइक करके जरूर बताएं। इसका शॉर्ट वीडियो जिस लाइन बाय लाइन शॉर्ट वीडियो जो खाली जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको मैं शॉर्ट करके इसको अलग वीडियो भी बनाऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़